हेलो डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स क्लास 11 फिजिक्स। वो है सरफेस टेंशन। तो चलिए इस सरफेस टेंशन को समझते हैं। तो पहले अगर हम इस चीज़ को समझें, सरफेस टेंशन क्या है, तो अगर हम पहले इस चीज़ को इसके लिटरल वर्ड्स पे जाएं, वन ऑफ द वर्ड इज सरफेस। तो इसका मतलब कि इट इज़ रिलेटेड टू सरफेस ऑफ द लिक्विड। अभी हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे। और दूसरा जो भी ये फोर्स जिसके बारे में बात करेंगे, इट विल बी ए टेंसाइल फोर्स, लाइक इट विल बी ए पुल फोर्स। और ये पुल फोर्स जो होगा, यही पुल फोर्स सरफेस पे होगा लिक्विड के, और इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना है कि जब भी हम फ्लूइड्स को समझते हैं, फ्लूइड्स में ना दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक जिसको फोर्स ऑफ कोहेजन कहते हैं, और दूसरा फोर्स ऑफ एडहेशन कहते हैं। और यही एडहेशन एंड कोहेशन इज रिस्पॉन्सिबल कि वेदर वो फ्लूइड हमारा वेटिंग फ्लूइड होगा या वो नॉन वेटिंग फ्लूइड होगा। लाइक क्या वो फ्लूइड सरफेस को वेट करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कोहेजन एंड एडहेशन। तो कोहेशन या कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है, ये एक पहली चीज जो हमें याद रखना है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है between the molecules of same substances, between molecules of same substances। ये हमें पता है, molecules of same substance। ठीक है, दो मॉलिक्यूल अगर हम एक ही सब्सटेंस के ले लेंगे, सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको हम फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, ये फोर्स ऑफ कोहेशन है, इट इज लेस इन लिक्विड्स, फोर्स ऑफ कोहेशन की बात कर रहा हूं मैं, एंड लीस्ट इन गैसेस। ठीक है, अगर मैं एक वाटर ले लूं, और यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ कोहेशन। और ये फोर्स जो होता है लिक्विड्स में कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, और जब हम देखेंगे गैसेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब हम एडहेशन को देखेंगे। एडहेशन फोर्स जो होता है ना, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब ये जो होता है ना, इट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस। यही रीजन है, आपने अक्सर देखा होगा फेविकोल पे एडहेसिव लिखा हुआ होता है। अगर हम इसी लिक्विड सरफेस को देखेंगे, यहाँ पे लिक्विड है, ये वाटर है, ये फ्लूइड है, और ये सॉलिड है। इसकी फॉर्मूला H2 है। लेट्स से ये एल्यूमिनियम की एक फाइल है। तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तभी हम फेविकोल पे लिखा होता है एडहेसिव, क्योंकि वो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को जोड़ता है, दैट्स व्हाई उस पे एडहेसिव फोर्स लिखा हुआ होता है। तो अगर हम दो लिक्विड ड्रॉप्स की बात करेंगे तो हमेशा वहां पे कोहेसिव फोर्स होगा। और अगर हम लिक्विड सरफेस और लिक्विड पार्टिकल्स और सरफेस ऑफ कंटेनर की बात करेंगे तो वहां पे हमारा एडहेसिव फोर्स होता है। अब जब हमेशा याद रख लीजिएगा, अगर हमारे पास फोर्स ऑफ कोहेशन, अगर हमारे पास कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा एडहेसिव फोर्स से, ठीक है, कोई भी फ्लूइड है जैसे जिसमें कोहेजन ज्यादा है, जैसे हम वाटर के केस में ले लेंगे, तो हमेशा याद रख लीजिएगा, कोहेसिव फोर्स जैसे मर्करी के केस में होता है इन कंपैरिजन टू एडहेशन, तो वो फ्लूइड हमेशा नॉन वेटिंग फ्लूइड होता है। लाइक आप उस फ्लूइड को किसी भी कंटेनर में रखेंगे, वो उसकी सरफेस को गीला नहीं करेगा। उस केस में क्या होता है, वो नॉन वेटिंग फ्लूइड बन जाता है। लेकिन अगर हमारा एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा कोहेसिव से, तो उस केस में वो फ्लूइड जो होगा ना, वो वेटिंग फ्लूइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। दिस इज द कोहेशन एंड एडिशन,
सरफेस टेंशन का मेन रीजन होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तभी हम थोड़ा सा बेसिक को ग्रास्प कर लेते हैं। जब भी कोहेशन फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स, जैसे हम आप कोई भी फोर्स ले लीजिए, जैसे मर्करी को ले लीजिए, Hg। जब हम मर्करी को किसी सब्सटेंसेस में डाल देते हैं या कोई किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं, वो उस पे स्टिक नहीं हो जाता, वो चिपक नहीं जाता है। तो वहां पे क्या हो जाता है, जैसे ये सरफेस पे रख दिया, ये ऐसा ही रह जाता है, ये फैलता नहीं है, फ्लूइडिटी नहीं दिखाता, तो नॉन वेटिंग फ्लूइड। और जब हम इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का जब हम एंगल मेजर करेंगे, और इसका जो थीटा होता है एंगल, अभी हम आगे बात करेंगे, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और अगर आप वेटिंग फ्लूइड की बात करेंगे, आपने पानी लिया, वो किसी टेबल पे डाल दिया, वाटर का ड्रॉप, वो फैल जाएगा। जब वो फैल जाएगा, जब हम इसके केस में जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये याद रख लीजिएगा, थीटा इन केस ऑफ नॉन वेटिंग फ्लूइड इज ऑब्ट्यूस, और यहाँ पे इट इज एक्यूट एंगल, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये वेटिंग फ्लूइड के केस हो गया, क्योंकि पानी फैलता है, बिकॉज इट, पानी क्यों फैलता है, क्योंकि इसमें एडहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने ये देखा होगा, जब आप लीव्स पे पानी डाल देते हो, दैट इन दैट केस क्या हो जाता है, कोहेसिव फोर्स डोमिनेट हो जाता है एडहेसिव फोर्स से। इसी वजह से वो लीव्स को वेट नहीं कर देता। दैट इज द सिंपल रीजन फॉर दिस, ध्यान रख लीजिएगा। अब जब हम सरफेस टेंशन को समझते हैं, व्हेन वी एनालाइज व्हाट दिस सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन, अब हमने ये समझ लिया कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा एक कोहेसिव फोर्स होगा, और वो कोहेसिव फोर्स, दैट्स ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, और ये कंटेनर, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, लेट्स से दिस इज द फ्लूइड, ठीक है। अब इस फ्लूइड के केस में अगर हम देखेंगे, इफ वी विल एनालाइज दिस फ्लूइड, तो जस्ट इस चीज को देख लीजिए, ये एक फ्लूइड है, और इस फ्लूइड में आप कोई भी पार्टिकल पिक कीजिए, जैसे यहाँ पे सेंटर में मैंने पार्टिकल पिक किया, जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था इस फ्लूइड के, इतना ही इस डायरेक्शन में लग रहा है, इतना ही इस डायरेक्शन में लग रहा है, इतना ही इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये फोर्स आया कहाँ से, ये तो दूसरे पार्टिकल ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया था, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये तो दूसरे पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो इस पे जो नेट फोर्स है ना, वो जीरो, इस पे जो है नेट फोर्स, दैट इज जीरो इन दिस केस। अब अगर हम इस पार्टिकल को देखेंगे, इस पे जितना फोर्स इधर लग रहा है, सो इतना लग रहा है, इतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम है, सो वी कैन से समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन वो जीरो है, समेशन है। लेकिन इस केस में क्या होता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इस पे, लेकिन वो डाउनवर्ड फोर्स इज नॉट बैलेंस्ड बाय एनी अदर फोर्स। तो होगा क्या, ये जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के, इन पे एक डाउनवर्ड पुल लगेगा। तो डाउनवर्ड पुल होने की वजह से ये जो दो पार्टिकल्स यहाँ पे अटैच होंगे, इनके बीच में कोहेशन होता है। तो जब इन पे डाउनवर्ड पुल लगेगा, तो यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। तो उस टेंसाइल फोर्स को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं, क्योंकि ये सरफेस पे लगेगा। ये पार्टिकल इसको जाने नहीं देगा नीचे, ये पार्टिकल इसको जाने नहीं देगा नीचे। तो ड्यू टू विच होगा क्या, यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स सरफेस पे जनरेट होगा। ये नीचे खींचना चाहेगा, बट ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ अटैच है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ अटैच है। तो यहाँ पे एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है सरफेस पे, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। उस टेंसाइल फोर्स को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। टेंसाइल फोर्स, जो जिसका मेन रीजन क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ था। अब एक पॉइंट ये समझ लीजिएगा कि ये जो सरफेस टेंशन है, इट originated only because of the cohesive force between the two water molecules। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये सरफेस टेंशन है, यही सरफेस टेंशन हर किसी लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से, अब ये आप देख लीजिए, नॉर्मल कंडीशन में ये फ्लूइड वाज सपोज्ड टू बी लाइक दिस, फ्लूइड को ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब ये फ्लूइड ऐसा हो गया,
तो इट विल ट्राई टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये जो मिनिमम सरफेस एरिया लेना चाह रहा है या मिनिमम सरफेस लेना चाह रहा है ये फ्लूइड, बिकॉज ऑफ दिस टेंसाइल फोर्स, अनबैलेंस्ड डाउनवर्ड फोर्स, ये होता है हमारा सरफेस टेंशन। तो ये जो हमने देखा है लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप क्यों ले लेता है, why it takes the spherical shape, because of this surface tension। ये surface tension की वजह से क्या चाहता है, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करें, और सरफेस स्फेरिकल केसेस में ही हमेशा एरिया जो होता है वो मिनिमम होता है। अगर हमारे पास गिवन वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लीजिए, सरफेस जो होगा स्फीयर का दैट इज मिनिमम। ध्यान रख लीजिएगा जब हम इस सरफेस टेंशन को निकालते हैं, पहला पॉइंट, ये जो ये सरफेस टेंशन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रख लीजिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है, बट इसके पास ना एक यूनिक डायरेक्शन है, बट इट हैज अ यूनिक डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होगा और एक यूनिक डायरेक्शन है जिसको हमें स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्शन कौन सी है, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज स्केलर क्वांटिटी। अब ये ध्यान रख लीजिएगा, वन मोर पॉइंट अबाउट द सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। अब जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं, फ्लूइड्स में हमारे दोनों एयर भी आता है, फ्लूइड्स में हमारे दोनों लिक्विड्स भी आते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कोहेसिव फोर्स बहुत कम होता है गैसेस में, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन ना के बराबर होता है, तो इसीलिए हम बात करेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड्स। हम यहाँ पे लिक्विड्स की बात करेंगे, एंड मोर ओवर ये इंडिपेंडेंट एंड इज इंडिपेंडेंट, और ये किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ सरफेस। सरफेस का एरिया कितना है, ये जो ये सरफेस है या इस सरफेस का लेंथ कितना है, और लेंथ, ठीक है, जिसको हम कंसिडर करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके यूनिट्स को बाद में समझते हैं, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं। देखिए, सपोज ये कोई लिक्विड सरफेस है, मान लेते हैं मैंने इस लिक्विड सरफेस पे एक नीडल बहुत धीरे रखी, ठीक है, ये एक लिक्विड सरफेस थी ऐसे, तो मैंने इसके ऊपर नीडल डाल दी। एक नीडल को मैंने बहुत पोलाइटली एंड वेरी ग्रेजुअली रख दिया, तो यू विल ऑब्जर्व दैट इट विल नॉट सिंक। नाउ जो इस नीडल पे जो फोर्सेस होंगे, ऑब्वियस इस पे फोर्सेस जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर लगेंगे, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लगेंगे, तो फोर्स होगा। लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो ध्यान रख लीजिएगा जो ये जो फोर्स लग रहा है ना, दिस फोर्स जो हमारे पास है जिसको हम सरफेस टेंशन फोर्स कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा ये सरफेस की वजह से लगा और टेंसाइल फोर्स की वजह से लगा क्योंकि सरफेस पे है। तो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है जिसको मैं एफ, चलो एफ एस से डिनोट करते हैं, जो एफ एस है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा सरफेस टेंशन फोर्स होगा। सरफेस टेंशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ एफ एस, चलो इसको लिख लेते हैं, सरफेस टेंशन फोर्स। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन फोर्स होगा। तो जब हम इसे एक कांस्टेंट ले आते हैं, वी नो व्हेन देयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, तो वी विल यूज अ कांस्टेंट दैट इज सिग्मा एल। अब ये हर लिक्विड का अलग अलग होगा, इसलिए वी विल यूज द कांस्टेंट सिग्मा, और ये जो सिग्मा होता है इट विल बी सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। देखिए, सरफेस टेंशन फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और सरफेस टेंशन का क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। तो ध्यान रख लीजिएगा ये है हमारा सरफेस टेंशन, एंड अगर हम इसको सिग्मा से डिनोट करें वी विल राइट इट एज एफ एस अपॉन एल। तो ध्यान रख लीजिएगा सरफेस टेंशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जिस चीज की हम बात करेंगे, चाहे नीडल की बात करेंगे या इंटरफेस की बात करेंगे, तो और जब हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले आते हैं इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो हम
अगर इसको फाइनल सम अप करें, so we can write this surface tension is equal to surface tension force upon length। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब अगर हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला ले आए, फोर्स की यूनिट क्या होती, डायमेंशन फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन mlt-2, मास ये एक्सेलरेशन होता है अपॉन लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इसकी यूनिट जो आएगी वो आ जाएगी mt-2, ये हमारी इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। और अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो वी कैन राइट इट एज न्यूटन पर मीटर, जो हमने ऑलरेडी लिखा है। फोर्स की हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है अपॉन लेंथ, मास की क्या होती है kg, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी सरफेस टेंशन की यूनिट ये वाली आ जाती है। और एसआई यूनिट इसकी जो होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। और अगर सीजीएस सिस्टम में देखेंगे, इसकी सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है, आपको पता है फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में डाइन, और सीजीएस सेंटीमीटर, तो इसकी सेंटीमीटर हो जाएगी सीजीएस सिस्टम में। ध्यान रख लीजिएगा ये एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना है। अब हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, ये सरफेस टेंशन किस हिसाब से एक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, हम एक सरफेस ले लेते हैं और हमने इस सरफेस को जो है डिप कर दिया या सरफेस पे रख दिया फ्लूइड के, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये मान लेते हैं ये इसकी एक डायमेंशन है ए, ये इसकी एक और डायमेंशन है बी। ये हमारे पास जो सरफेस आ रही है दैट इज ए रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है। अब ये लेट्स से दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज बी। अब अगर मुझे सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है, तो आई विल राइट सरफेस टेंशन फोर्स एज, अगर यहाँ से निकालेंगे तो वी विल राइट इट एज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एल। ये कौन सी लेंथ थी जो सरफेस के साथ या लिक्विड के साथ टच थी, तो यहाँ पे पूरा पेरीमीटर टच हो रहा है लिक्विड के साथ, so we will write Fs इक्वल टू सिग्मा, जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, A, ये वाला A प्लस ये वाला A प्लस B प्लस ये वाला B, तो मैं लिख सकता हूँ 2A प्लस 2B। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ सरफेस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 को कॉमन ले ले, A प्लस B, ये ध्यान रख लीजिएगा इन रेक्टेंगल के केस में इतना आ जाता है। दिस इज द सरफेस टेंशन फोर्स, नॉट द सरफेस टेंशन। अब इन द सेम केस अगर हम एक हॉलो सर्कल को ले लें, हम एक हॉलो सर्कल को ले लें, हॉलो सर्कल के केस में क्या होगा देख लीजिए। सपोज इसका कोई ना कोई डायमीटर तो होगा ही, इफ दिस इज द डायमीटर, ठीक है, लेट्स से डी। तो इस केस में क्या होगा, दिस विल बी द सरफेस टेंशन फोर्स। इस केस में क्या होगा, ये वाला होगा हमारा फोर्स। इन दिस केस द फोर्स विल बी सिंपली इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय, इसकी लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 2 पाई आर, और उसको मैं लिख सकता हूँ पाई मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर। तो ये इस केस में होगा हमारा सरफेस टेंशन फोर्स। तो दिस वी विल जनरली कंसिडर, एंड हम बहुत सारे केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन चीज़ हमें ये समझना था कि सरफेस टेंशन होता क्या है। अब एक चीज़ इसमें ये याद रख लीजिएगा, सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लिक्विड्स की बात कर रहे हैं हम जनरली, गैसेस में तो हम इसको इग्नोर ही करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, व्हाट विल हैपन, जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट्स अ कोहेसिव फोर्स, दैट विल डिक्रीज। जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कोहेसिव फोर्स है वो डिक्रीज होगा, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, उस चीज की वजह से क्या होगा, जो अल्टीमेटली जो सरफेस टेंशन है दैट विल डिक्रीज। तो मैं ये कह सकता हूँ सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन अल्फा, जिसको हम आगे बात कर लेंगे। तो मेन फैक्टर ये था आपको जो ध्यान में रखना है,
सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो सरफेस टेंशन घट जाता है। यही रीज़न है जब आप गर्म पानी में कपड़े धोते हो, that helps to remove the dirt rather than अगर आप उसी dirty clothes को कोल्ड वाटर में धोते हो, बिकॉज जब आप इंक्रीज करते हो उस चीज़ टेम्परेचर पानी का, उसका सरफेस टेंशन घट जाता है। जब सरफेस टेंशन घट जाता है तो कोहेसिव फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो डर्ट इजीली रिमूव हो जाता है। सेम इज द केस विद डिटर्जेंट। जब आप डिटर्जेंट ऐड करते हो तो सरफेस टेंशन घट जाता है। तो वो माइसील फॉर्मेशन वाला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उसमें कैसे डर्ट रिमूव हो जाता है। वन मोर थिंग, कुछ चीज़ें होती है अगर आपने उनको ऐड कर दिया, जैसे इफ़ यू विल ऐड सॉल्ट टू वाटर, सॉल्ट ऐड करने की वजह से क्या हो जाता है, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी वाटर की, और बिकॉज ऑफ विच इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो आपका क्लॉथ्स जो है ना, दैट विल नॉट गेट क्लीन इन सॉल्टी वाटर। तो हॉट वाटर इसीलिए, जो मैंने आपको रीज़न बता दिया। हमेशा याद रख लीजिएगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू जब भी आप डिस्कस करोगे, यू विल डिस्कस इट विद सम मीडियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और हम एम्बिएंट टेम्परेचर ले लेंगे 20 डिग्री। ये जो होता है हमारा, दैट इज 0.0736 न्यूटन पर मीटर। और अगर आप वही सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन ले लोगे, सोल्यूशन ले लिया तो ऑब्वियस दूसरा मीडियम वाटर है एट 20 डिग्री, अब आप देखोगे इट इज 0.039। हमने सरफेस टेंशन देख लीजिए, डिक्रीज हो गया सोप ऐड करने से। अगर हम सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी विद रिस्पेक्ट टू एयर ले लेंगे एट द सेम टेम्परेचर 20, दैट इज इक्वल टू 0.48 न्यूटन पर मीटर। आपने एक और चीज देखा होगा, जब भी डर्ट होता है कपड़ों में, हम केरोसिन ऑयल से डर्ट रिमूव करते हैं। ऑयल होता है वो हम रिमूव करते हैं केरोसिन ऑयल से। जनरली हम कहते हैं कि दिस जो सेंटिलेशन होगा या डर्ट होगा, दैट विल गेट रिमूव, बिकॉज ये वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है केरोसिन ऑयल। ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हमें याद रखना है सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट में। तो एक और चीज है, कभी कभी सरफेस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को पूछा जाता है। वो क्या है, सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। अगर मैं इसको इधर मीटर से मल्टीप्लाई करूं, इधर मीटर से मल्टीप्लाई करूं, न्यूटन मीटर क्या होता है हमारा, वर्क डन। वर्क डन अपॉन मीटर स्क्वायर इज एरिया। तो मैं यहाँ पे सिग्मा को वर्क डन और एरिया भी लिख सकता हूँ। जो वर्क डन होता है दैट इज एक्चुअली जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास एक यूनिट आती है सरफेस टेंशन की। अगर आप इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे दैट विल बिकम द सेम थिंग, उस पर कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। अब हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमसे अक्सर पूछा जाता है, दैट इज कि फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। देखिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम लेट अस ड्रॉ दिस वे, और पहले अगर हम बॉडी की बात करें, उसके बाद हम उस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, चलो फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बस कुछ चीज़ें 3D है। देखिए, अब हम बॉडी की बात करेंगे। लेट्स से हम हेडिंग शुड बी फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। कहने का क्या मतलब है, सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट W है, आपने उस चीज को लिक्विड सरफेस पे रख दिया। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट W है, आपने उसको लिक्विड सरफेस पे रख दिया। जिस लिक्विड सरफेस की सरफेस टेंशन लेट्स से सिग्मा है, अब अगर हमें हमें कितना सरफेस टेंशन की वजह से वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो सरफेस टेंशन नीचे की तरफ लगेगा, हमें कितना फोर्स लगाना है कि सो दैट कि हम उस बॉडी को पुल करें अवे फ्रॉम द वाटर। और ये डिपेंड करेगा डिफरेंट केसेस में।
डिफरेंट सरफेस पे। पहली चीज़ अगर हम बॉडी की बात करेंगे, दूसरा हम उस पे जो मिनिमम फोर्स लगने वाला है। तो यहाँ पे चलिए फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर मैंने कोई नीडल रखी पानी की, नीडल पे लेट्स से कोई है ऑफ वेट W, मैंने किसी लिक्विड सरफेस पे रख दी, ये मान लेते हैं लिक्विड सरफेस है, इस पे मैंने नीडल रख दी, लेट्स से दिस इज द नीडल, और इस नीडल पे जो है हमेशा सरफेस टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा लिक्विड की तरफ, और इसकी लेंथ जो होगी वो L होगी। आप ये ऑब्जर्व करोगे ये L और ये L दोनों टच हो रही है लिक्विड के साथ, तो जो हमें मिनिमम फोर्स जो लगाना है F, दैट इज इक्वल टू 2LT, ठीक है, प्लस T क्या है, ओके इसको चलिए दोबारा समझते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स किसके बराबर होता है हमारा, Fs, दैट इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइडेड बाय L, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, टोटल लेंथ कितनी हो रही है हमारी यहाँ पे 2L मल्टीप्लाइडेड बाय सिग्मा। अब ये किस डायरेक्शन में लग रहा है ये हमारा सरफेस टेंशन फोर्स, दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड। हमें कितना फोर्स लगाना है ध्यान रख लीजिएगा, और वेट भी ऐड हो रहा है, तो हमें इतना फोर्स लगाना है, और दिस इज सरफेस टेंशन, और ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस इज द वेट ऑफ नीडल। तो हमें इतना मिनिमम फोर्स लगाना है इन ऑर्डर टू दिस नॉट Fs, कि हम इस नीडल को सेपरेट करें या टू पुल इट अवे फ्रॉम द वाटर सरफेस या लिक्विड सरफेस। अब अगर मैंने सपोज कोई, ये तो पहला केस था, केस नंबर सेकेंड, अगर मैंने कोई हॉलो डिस्क रख दी, हॉलो डिस्क को हम जनरली ऐसे डिनोट लिखते हैं, दिस इज द फर्स्ट डायमीटर, और ये हमारा दूसरा डायमीटर है, दिस सिग्निफाइज दिस इज हॉलो, ठीक है, ये सिग्निफाई करता है ये हमारा हॉलो है, क्योंकि इसके पास दो डायमीटर्स हैं हमारे। और अगर हम इस चीज को देखें हॉलो डायमीटर में, just let me fill it with some color, just a minute, ठीक है, ये एक हॉलो है। तो इस केस में क्या हो गया, अगर हमें ये निकालना है कि कितनी हमें इस टाइम पे मिनिमम जो फोर्स पुलिंग फोर्स है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, चलिए इसका ये वाला डायमीटर D है, इसका ये वाला डायमीटर कैपिटल D है, ठीक है, रेडियस के टर्म्स में ले लीजिए या डायमीटर के टर्म्स में ले लीजिए, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई, अगर इसको रेडियस ले लेंगे R, इसको भी ले लेंगे रेडियस R, R प्लस R, इसको स्मॉल r से डिनोट कीजिए, इसको कैपिटल R से, 2 पाई R प्लस R, ये तो हमारा लेंथ हो गया जो टच में है इस फ्लूइड के साथ, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा प्लस इसका वेट। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो अब हम क्विकली समझते हैं, ये तो हमारे पास एक हॉलो डिस्क था, लेकिन अगर हमारे पास जो है एक थिन रिंग है, इन केस इट इज रिंग शेप्ड, ठीक है, इफ दिस इज सिंपली अ रिंग, और रिंग के केस में क्या होगा, इफ दिस इज hollow disk जिसका आउटर रेडियस कैपिटल R है और इनर रेडियस स्मॉल r है, तो उस केस में जो मिनिमम फोर्स है जो इतना होगा ना। अगर हम थिन रिंग की बात करेंगे, थिन रिंग की बात करेंगे, तो हमें इस थिन रिंग पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट वी विल बी एबल टू रिमूव इट, जिसका लेट्स से इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है। तो सिंपली ध्यान रख लीजिएगा, इसमें क्या होगा, थिन रेडियस के केस में यहाँ पे भी एक रेडियस है, आउटर रेडियस है, तो सेम हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 पाई R प्लस R, ठीक है, पहले तो इसका 2 पाई R फिर इसका 2 पाई R,
तो वी विल फाइनली अगर हम इसको सम अप ही कर दे इक्वेशन को, वी विल गेट इन दिस केस जो मिनिमम फोर्स है दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर, क्योंकि इसमें एक ही रेडियस है, टी प्लस डब्ल्यू। ये यहाँ पे मिनिमम फोर्स होगा। डब्ल्यू इज द वेट दैट विल बी गिवन, आपके पास वो क्वेश्चन में गिवन होगा। सेम इज द केस अगर हम, मैं क्विकली लिख लेता हूँ, अब अगर हमारे पास सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट में जो मिनिमम पुलिंग फोर्स है जो हमें ज़रूरत है, जिसकी सर्कुलर प्लेट या डिस्क की बात करें, अगर डिस्क पूछा जाता है उसमें जो होता है हमारे पास वो दैट इज सिंपली 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे मुझे सिग्मा लेना था, इट इज सिग्मा, यू कैन डिनोट इट बाई सिग्मा प्लस डब्ल्यू। ठीक है। अब अगर हमारे पास स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम में जो मिनिमम फोर्स पुलिंग फोर्स है दैट इज 8L सिग्मा प्लस डब्ल्यू। अब आप इसको समझ लीजिएगा स्क्वायर के केस में, ये अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, इसके पास ये दो सर, एक इधर, तो ये दो इधर हो गए, दो सरफेसेस इधर हो जाएंगे, दो सरफेसेस इधर, दो सरफेसेस इधर, सो दैट्स व्हाई वी गेट दिस मिनिमम फोर्स। अगर हमारे पास अब ये हॉल फ्रेम शेप्ड है, इट्स हॉलो, बट इन केस हमारे पास स्क्वायर प्लेट है लाइक इन दिस केस, और इस केस में क्या है, इट्स कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है। अब ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो उस केस में क्या होगा, हम जब मिनिमम फोर्स निकालेंगे द मिनिमम फोर्स विल बी इक्वल टू 4 सिग्मा, और जो इसकी लेंथ होगी, लेट्स से दिस इज इट्स लेंथ। ठीक है, साइड जो इसका है एल, मान लीजिए ये भी लेंथ ही हो जाएगी। ठीक है, 4 सिग्मा L प्लस डब्ल्यू। तो ये हमारे पास मिनिमम फोर्सेस होते हैं जो हमें निकालना होता है कि एक बॉडी सरफेस पे कितना मिनिमम फोर्स लगाना है, सो दैट वी जस्ट वांट दिस ऑब्जेक्ट कि हम इसको रिमूव करें सरफेस टेंशन को काउंटर करने के लिए। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखनी है कि सरफेस टेंशन जो है दो चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, पहला मैंने बताया आपको फ्लूइड के केस में इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर हमें इन केस निकालना होता है, लेट्स से कोई फ्लूइड है, इसकी कोई सरफेस टेंशन थी एट टेम्परेचर T, अब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो उस केस में हम सरफेस टेंशन कितनी होगी, इस चीज को हम पहले समझते हैं। क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस बेसिक फॉर्मूला। देख लीजिए, हमें पता है कि सरफेस टेंशन सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पे सरफेस टेंशन घट जाएगा। जब भी whenever टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड, जब भी टेम्परेचर लिक्विड का इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो ध्यान रख लीजिएगा सरफेस टेंशन जीरो हो जाती है। उस केस में क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन इज जीरो। ठीक है, सरफेस टेंशन सिग्मा बिकम्स जीरो, और ये कंप्लीटली क्रिटिकल टेम्परेचर पे वैनिश हो जाती है। जब उस क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें हम, तो उस पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है ना लिक्विड्स और गैसेस की, वो इक्वल हो जाती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। याद रख लीजिएगा, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, उस केस में क्या हो जाता है, और ये पूछा जाता है किस टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गैसेस इक्वल हो जाए मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, दैट इज एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस केस में क्या हो जाता है, इस केस में लिक्विड जो है, लिक्विड कैन एक्सपैंड, लिक्विड कैन ऑल्सो एक्सपैंड लाइक द गैसेस, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन ही जीरो हो जाएगी। तो जब हम स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंसेस की बात करेंगे, अगर हमें इस
वेरिएशन निकालनी हो, generally we calculate this variation of this surface tension as sigma at particular some temperature T equal to sigma, that is the surface tension of this liquid जब ये 0 डिग्री पे था, 1 माइनस अल्फा टी। हमने कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। सिग्मा टी क्या है? इट इज़ द सरफेस टेंशन एट टेम्परेचर टी डिग्री, ठीक है। और सिग्मा ज़ीरो क्या है? इट इज़ द सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री, ठीक है। और अल्फा जो है, इट इज़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। ये ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि हॉट सूप जो है वाई इट टेस्ट बेटर देन कोल्ड सूप, और मशीनरी के पार्ट्स जो है ना जनरली जैम क्यों हो जाते हैं विंटर में। तो ये हमने एक चीज़ समझ ली। दूसरा होता है जो मैंने सॉल्ट वाला बता दिया था आपको, वो है इम्प्योरिटीज। जब आपने किसी फ्लूइड में इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी जो है ना लिक्विड में या लिक्विड सरफेस पे, ये डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी किस टाइप की है, ठीक है, कि उस इम्प्योरिटी की डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन कितना है। जैसे अगर आप कोई हाई सॉल्युबल सब्सटेंस ले लोगे, जैसे सॉल्ट, अगर आपने उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया तो हाँ, ये इंक्रीज होने पे सरफेस टेंशन भी इंक्रीज हो जाती है लिक्विड सरफेस की। बट अगर आपने स्पैरिंगली सॉल्युबल वाले डिसॉल्व कर दिए, स्पैरिंगली सॉल्युबल, जैसे फिनॉल के केस में, जैसे हमें पता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अगर आपने फिनॉल को डिसॉल्व कर दिया वाटर में तो इट विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन, इट विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन। और जैसे मैंने केरोसिन की एग्जांपल भी दे दी थी आपको, और डिटर्जेंट की एग्जांपल भी दे दी थी। तो ये होता है कि सरफेस टेंशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास जो है ना एक और चीज़ होती है जिसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली ध्यान रख लीजिएगा, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी इक्वल होती है। जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं दैट मीन्स वी विल बी कैलकुलेटिंग सम वर्क डन। अभी हमने देखा सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ टेंशन अपॉन लेंथ। तो ये क्या होगा? न्यूटन मीटर अपॉन सॉरी मीटर, जब हम इसको पहले तो न्यूटन पर मीटर होगा, अब दोनों साइड मीटर से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए तो इट विल बी वर्क डन अपॉन एरिया। ये वर्क डन है, तो ये वर्क डन कितने किसके बराबर निकला? W किसके बराबर निकला हमारा? सिग्मा मल्टीप्लाइडेड बाय सम ए। चलो अगर हम डेल्टा ए छोटा एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ फेल, तो ये जो वर्क डन है दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज द सरफेस एनर्जी। यही होता है हमारा सरफेस एनर्जी। और अगर हमें कभी भी सरफेस एनर्जी निकालना होगा, अगर किसी भी सब्सटेंस का एरिया यूनिट ही है, तो उस केस में जो वर्क डन है ना वो न्यूमेरिकली या सरफेस एनर्जी, दिस इज सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द सरफेस टेंशन, जब यूनिट एरिया की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं सरफेस टेंशन एनर्जी टेंशन may be defined as the amount of work done in increasing the area of the liquid surface by unity, जैसे 1 against the force of surface tension। तो ये हमारा सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर हम इसकी यूनिट लिखें तो जूल पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके डायमेंशंस वी कैन इजीली डिराइव, दैट विल बी द सेम एज वी डिफाइंड इन सरफेस टेंशन। अब इस चीज़ को हम अगर फर्दर समझ लें, अक्सर पूछा जाता है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इन blowing a liquid drop, लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल को अगर हमें ब्लो अप करना है, तोड़ना है, तो उसमें हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं इस केस में अगर हमारे पास कोई लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में आपको पता होगा
सो बबल अंदर से हॉलो होता है और लिक्विड ड्रॉप अंदर से हॉलो नहीं होता है। अगर हम चलो ड्रॉप को भी फ्री सरफेस के केस में ले लीजिए। अगर हम एक लिक्विड ड्रॉप को ले लेंगे, उस केस में जब हमें वर्क डन निकालना होता है, वर्क डन हमें पता है दैट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय सिंपली द इंक्रीज ऑफ एरिया, इंक्रीज ऑफ एरिया जो हमने अभी पढ़ लिया। तो जब हम निकालते हैं दैट इज वर्क डन विल बी इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय जो उसका एरिया होगा ना, दैट विल बी टेकन ए सरफेस एरिया, क्योंकि उसके पास फ्री सरफेस होती है। तो वी विल राइट इट एज 4 पाई। चलो मान लेते हैं उसका पहले एरिया रेडियस r1 था, फिर जब हमने इस पे वर्क डन किया तो उसका रेडियस जो है r2 हो गया। तो वी विल राइट r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमेशा हो गया हमारा इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप वर्क डन। तो अगर हम सोप बबल के केस में निकालेंगे, इन केस ऑफ सोप बबल आई विल एक्सप्लेन दिस y4 एंड y8 इन केस ऑफ सोप बबल। अगर हमें ये निकालना हो वर्क डन विल बी इक्वल टू surface tension multiplied it by 8 pi final radius minus initial radius square। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने, और क्योंकि लिक्विड ड्रॉप हैज ओनली वन फ्री सरफेस और बबल के पास, सो बबल हैज टू फ्री सरफेसेस, ध्यान रख लीजिएगा, इट हैज टू फ्री सरफेसेस। अब इस सरफेस टेंशन के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे 3 एप्लीकेशन, जनरली तो बहुत सारी 3 एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में, लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में सपोज मैं अगर लिक्विड ड्रॉपलेट ले लूं, लेट मी टेक ए लिक्विड ड्रॉपलेट। आपको पता है सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप ही होगी, तो इसके अंदर तो आपको पता है लिक्विड है, तो एक प्रेशर होगा इनसाइड वाला। ठीक है, इसको कॉन्वेक्स सरफेस ले लीजिए, कॉनकेव सॉरी सरफेस, इसको प्रेशर इंटीरियर कह दिए जो अंदर से सरफेस है, और जो एयर है बाहर वो पी नॉट निकाले लगाएगी इसमें। हमेशा याद रख लीजिएगा प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड ग्रेटर देन होता है प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, अदरवाइज ये तो ब्लो अप हो जाएगा। रीजन सिंपल ये है। तो जब हम इस केस को समझें, तो जब हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, टेक इट्स वन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो जब इसका हम एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा इस हमें इसका क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे पी कॉनकेव ज्यादा है देन द पी कॉन्वेक्स, ये तो कॉन्वेक्स शेप है, तो जो हमारे पास नेट फोर्स मिलेगा, नेट फोर्स वो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा, क्योंकि पी आई ज्यादा है, नेट फोर्स तो पी आई माइनस पी नॉट होगा, जो जिसको हम प्रेशर डिफरेंस कहते हैं। जब हम लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में निकालते हैं तो वी टेक दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पे हमें पता है सरफेस टेंशन फोर्स होगा, यहाँ पे भी हमारा सरफेस टेंशन फोर्स होगा जिसको हम एफ एस कहते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेंगे, ये तो हमारा पी नॉट जो बाहर से लग रहा है, पी एक्सटर्नल, ये हमारा सरफेस टेंशन फोर्स होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर ये इक्वल है तो ये बर्स्ट नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो बर्स्टिंग फोर्स होगा इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम जो बर्स्टिंग फोर्स होगा, जो इसको तोड़ना चाहेगा, दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि बर्स्टिंग फोर्स कहाँ से लगेगा, कौन सा फोर्स इसको बर्स्ट करना चाहेगा, दैट इज दिस फोर्स, जो ये नेट प्रेशर की वजह से, तो हमें पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइडेड बाई एरिया। तो प्रेशर कितना है इसमें, पी आई माइनस पी नॉट मल्टीप्लाइडेड बाई जो इसका एरिया होगा। तो वी विल राइट पी आई माइनस पी नॉट जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिला,
मल्टीप्लाइडेड बाय एरिया। इसका एरिया कितना होगा हमें पता है, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4d स्क्वायर, जो इसका एरिया होगा। रेजिस्टिंग फोर्स कितना होगा, रेजिस्टिंग फोर्स हमें पता है एफ एस इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइडेड बाय एल, वो एल हमें पता ही है पाई डी के बराबर होगा, दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाइडेड बाय पाई डी। ये वाला हम कर लेते हैं, अगले वाले में हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पेरीमीटर को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, वी विल सिंपली सी दैट एक डी और एक डी कैंसल, पाई और पाई कैंसल, so we will get pi minus p naught as the pressure difference, that is equal to 4 sigma over d in case of liquid droplet। ये ध्यान रख लीजिए। और अगर हमसे ये पूछा जाएगा in terms of radius, तो we can write pi minus p naught as 2 sigma over r। ठीक है, क्योंकि हमें पता है diameter is equal to twice of radius। अब अगर हमसे यही पूछा जाएगा इन केस ऑफ सोप बबल, सोप बबल के केस में ये कितना होगा, ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम यही सोप बबल के केस में ले लेंगे, सोप बबल, जो सोप बबल होता है वो आपको पता है अंदर से हॉलो होता है, उसके दो डायमीटर्स ले लेंगे, एक डायमीटर को हम एक्सटर्नल, एक को इंटरनल। उस केस में जो प्रेशर डिफरेंस आता है पी आई माइनस पी नॉट ही होगा, क्योंकि ये वाला आपको याद रखना है, कॉनकेव वाला हमेशा ग्रेटर देन कॉन्वेक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू 8 सिग्मा ओवर डी। ठीक है, और अगर हमसे कभी लिक्विड जेट की बात पूछी गई, लिक्विड जेट आपने देखा होगा, जैसे किसी पाइप से आप लिक्विड स्प्रेड आउट करते हो, तो उस केस में लिक्विड जेट, अच्छा कभी कभी सिलेंडर शेप, लिक्विड जेट को हम सिलेंडर शेप ट्रीट कर सकते हैं, तो इस केस में पी आई माइनस पी नॉट जो प्रेशर डिफरेंस होता है दैट इज 2 सिग्मा ओवर डी, ध्यान रख लीजिएगा। ये हमारे तीन एप्लीकेशंस होते हैं सरफेस टेंशन के। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ गया कि सरफेस टेंशन इज समवट रिलेटेड टू द प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस और इसका ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जनरली यूज होता है। आई होप आपको यहाँ तक ये सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। In the next session, we will be discussing about capillary and capillarity action. Thank you.